अगस्त बसाव समाप्त हो चुका है। ये यूं कहें कि अगस्त ऑफर आपको मिल चुका है और आपने उस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, या हम सब ने अस्वीकार कर दिया। कारण आप अच्छे जानते हैं। निम्नलिखितों की चाल सफल नहीं हुई। तो यूं कहें कि निम्नलिखितों अपने ही बनाए जाल में फंस गया। निम्नलिखितों को ये लग रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम अगर इंडियन सेना को झोंक देंगे तो हो सकता है कांग्रेस और यहाँ के दल हमारा मजबूरी में समर्थन करें, क्योंकि इनके लोग उस समय युद्ध कर रहे होंगे। दूसरा, पूरी पृष्ठभूमि आज के टॉपिक की क्या है वो पहले देखते हैं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह या व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन, या इसी का नाम है दिल्ली चलो। पूरी कहानी आपको सब, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत बढ़िया टॉपिक। बढ़िया टॉपिक क्यों कह रहे हैं? इसीलिए बढ़िया कह रहे हैं, इसमें जितने भी तथ्यों की हम बात करेंगे वो हर परीक्षा के प्रश्न बनते हैं। कुछ कंफ्यूजन टॉपिक बनते हैं, कुछ बहुत अच्छे टॉपिक बनते हैं, कुछ बहुत बुरे टॉपिक बनते हैं। बुरे टॉपिक कौन से होते हैं? मेंस में जब घुमा के पूछता है तो आप गोल गोल घूम जाते हैं। व्यक्तिगत, ध्यान सुनेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया एक व्यक्तिगत सोच थी। बहुत सारे सत्याग्रही जेल गए लेकिन गांधी जी जेल से बाहर रहे। ऐसी कौन सी जरूरत थी कि गांधी जी को जेल से बाहर रहना पड़ा? उन्हें भी सत्याग्रही स्वयं बनना चाहिए था, क्योंकि गांधी स्वयं सत्याग्रही थे ही नहीं। वो तो बाहर रहकर पूरे मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे थे। तो यही सारी चीजें आपको फंसा देती। फिर आपको लगता है ये कहाँ से आ गया। फिर आप दोस्त किसको देते हो? वो वाले भगवान जी ने मेरा साथ नहीं दिया, कोई वाले साथ नहीं दिए। कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। पूरी पृष्ठभूमि मैं आपको सुनाता हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। इसको व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों कहा गया, उसके पीछे एक कहानी सुनेंगे। पहला विश्व युद्ध जब हुआ था 1914 से लेकर 1919 के बीच, 18 के बीच, उस दौरान ईमानदारी से बताइए, क्या कांग्रेस इतनी दृढ़ थी या कांग्रेस इतनी पावरफुल थी कि ब्रिटिशर्स उसकी बात मान लेते? नहीं थी। कारण 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की छीछा लेदर हो चुकी थी। आप अच्छे जानते हैं क्यों। मुस्लिम लीग ने 1909 में सांप्रदायिक चुनाव के आधार पर अपने को अलग कर लिया था। 1911 दिल्ली दरबार को बहिष्कृत किया था मुस्लिम लीग ने। 1916 में जब गरम दल नरम दल एक हुए तो मजबूरी में मुस्लिम लीग बीच में आकर बैठी। 1919 के सांप्रदायिक फिर निर्वाचन में मुस्लिम लीग अलग हुई। आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ पर न कांग्रेस अपना कोई बात रख पा रही, न यहाँ पर अब मुस्लिम लीग कोई बात रख पा रही। तो पहले वर्ल्ड वार में अगर पूछे भी तो किससे पूछे? कोई ऐसा है ही नहीं जिससे पूछा जाए। दूसरा, गांधी जी 1916 में तो भारत ही आते, तो कोई ऐसा सशक्त व्यक्ति भी नहीं जिससे बात करी जाए। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हुआ, जो 1914 से लेकर 19 के बीच जो पहला वर्ल्ड वार हुआ, तो उसमें किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं थी। सुनिएगा। और सेकेंड वर्ल्ड वार में आते आते कांग्रेस प्रतिनिधित्व करने लगी थी पूरे भारत का। हमने आपको बताया सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जो आरटीसी थी उसमें कांग्रेस का इज्जत आप देखी रही कितनी थी। समझ बात। तो ये अंतर था बेसिक फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकेंड वर्ल्ड वार में। और यही कारण था कि यहाँ मॉस मूवमेंट चाहिए था, यानी कि पहले वर्ल्ड वार के बाद एक जन आंदोलन की आवश्यकता थी जो लोगों को एक मंच पे लाए, और वो गांधी ने कर दिखाया था। क्यों? तो उसमें घी डालने का काम किया था रोलेट एक्ट ने। उसमें आग में घी डालने का काम किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के दबाव में। यहाँ पर चौरी चौरा की घटनाओं ने, यहाँ पर भारत में 1927 के बाद साइमन कमीशन की योजनाओं ने। तो यहाँ बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित हुई जिसमें मास मूवमेंट शुरू हुआ, यानी जन आंदोलन का रूप ले लिया। तो सुनेगा। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार आया तो कांग्रेस इतनी सशक्त होकर आगे सामने आई कि ब्रिटिशर्स को कांग्रेस को इग्नोर करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर भी लिथगो ने बिना कांग्रेस के अनुमति के, बिना पूछे जांचे, सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारे इंडियन सोल्जर्स को झोंक दिया। कोई लड़ रहा है मालदीव बेलग्रेड में, कोई लड़ रहा है पोलैंड में, कोई लड़ रहा है यूक्रेन में, कोई लड़ रहा है जर्मनी में, कोई लड़ रहा है यूएसएसआर में। यानी हम इंडियन सोल्जर्स को यही नहीं पता कि हम लड़े किससे। तो इस आधार पर फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में ये बेसिक था। वहां पर मास मूवमेंट चाहिए था, और यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? इंडिविजुअल मूवमेंट, यानी कि व्यक्तिगत आंदोलन की बात। या यूं कहें कि अब व्यक्तिगत आंदोलन का मतलब क्या होता है? चलिए मैं आपको एक एक कहानी आपको सुनाता हूँ।
पृष्ठभूमि क्या जरा देखिए। पृष्ठभूमि ये है कि भारत में 1937 के निर्वाचन के प्रांतों के निर्वाचन के आधार पर भारत में 1937 में 8 राज्यों में, जहां पर 5 स्वतंत्र निकायों के यानी यूं कहें कि पूर्ण बहुमत से और 3 जगह पर कांग्रेस ने मिलीजुली सरकारें बनाई। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन बिना लोगों ने बिना कांग्रेस की अनुमति के या बिना भारतीयों की अनुमति के 22 अक्टूबर 1939 को, आपको अच्छे से पता है, ब्रिटिशर्स ने भारतीय सेनाओं को भेज दिया और उसके विरोध में 8 के 8 प्रांतों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। ध्यान से सुनिएगा। और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक मंच पे आना चाहा। अब मंच क्या, जरा सुनिएगा। वो मंच ये है कि हमें कुछ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बात करनी चाहिए कि हम ब्रिटिशर्स को समझा सके कि आपने मतलब गलत किया। ध्यान सुनेगा। यहाँ पर भारत में अंतर कलह मची है, किसको लेकर? डिफरेंस क्लास एसोसिएशन को लेकर। यहाँ पर कलह मची है जिन्ना साहब को मुस्लिम लीग को लेकर। यहाँ पर कलह मची है सिखों को लेकर। यहाँ पर कलह मची है आपस में बहुत सारे दलों का कुनबा फूटने पर। और एक कुनबा 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में फूट चुका। तो यहाँ पर दशाएं इतनी कमजोर हो, ध्यान से सुने रहिएगा, यहाँ पर दशाएं इतनी कमजोर हो गई थी ब्रिटिशर्स की, कांग्रेसियों की, भारतीयों की, कि नेतृत्वों ने इसका फायदा उठाना चाहा। नंबर 1। दूसरा, ब्रिटेन इस समय बड़ा कमजोर हो चुका था। क्यों? क्योंकि वहां पर हिटलर इनको ठोक रहा था। कहाँ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस के साथ बड़ी अम्मा बन के मिले थे ब्रिटेन। पहले फ्रांस को पीटा, फिर जर्मनी इंग्लैंड तक घुसते चले गए और ब्रिटेन को ढंग से ठोका। किसने? हिटलर ने। तो वहां पर बुरी तरह से हार ही रहे थे। सुनिएगा, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र अपने अपने स्वार्थों के लिए युद्ध पे रत थे। सारे सैनिक भारत के इस समय यूरोप में लड़ रहे हैं युद्ध, तो सैनिक भी नहीं भारत में। ध्यान से सुनने रहेगा। उधर देखिए क्या, उधर हिटलर अपनी चाल चल रहा है। हिटलर क्या चाल चल रहा है? ध्यान सुनेगा। हिटलर कौन था? नाजीवादी, सही है ना। और दूसरे कौन थे? फांसीवादी। और फांसीवादी जो थे, या यूं कहें कि साम्राज्यवादी कहें, इनको नाजीवादी ना कहिए, इन्हें फासिस्ट कहिए, और इन्हें कहिए जो दूसरे वाले होते हैं इन्हें हम कहते हैं साम्राज्यवादी। क्या कहेंगे? साम्राज्यवादी। ध्यान से सुनिए रहिएगा। तो अगर हम इस समय, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? बापू एक अच्छा अवसर है, इस समय ब्रिटेन जो है वो विश्व युद्ध में लगा है, बाहर सैनिक भी नहीं उसके पास, एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। अब अगस्त प्रस्ताव क्या है? आपको पढ़ा चुका हूं। लिंलितगो ने एक योजना बनाई थी, कैसे भी करके सभी प्रांतों से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था, तो कैसे इनको सबको पोट लिया जाए। और पोटने के लिए याद करिए उसने क्या कहा था? हम जैसे युद्ध समाप्त होगा हम एक प्रतिनिधित्वपूर्ण संविधान निर्माण करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 उसने क्या कहा था कि हम भारत में डोमिनियन स्टेटस आपको दे देंगे। नंबर 3 वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ा देंगे। ये बातें करी थी ना। और दूसरा, एक युद्ध सलाहकार समिति बनाएंगे। ये 4 चीजें तो थी उसमें। इन चारों चीजों को लॉलीपॉप हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि सब बकवास के, क्योंकि ये 1928 में पहले नेहरू की मांगों में ये सारी चीजें थी, हमें चाहिए नहीं था, क्योंकि हम तो पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर अब ब्रिटिशर्स जो थे वो कमजोर स्थिति में थे, लेकिन कांग्रेस अंतरकलह में भी जूझ रही थी। तो दोनों कमजोर है, दोनों फायदा उठाना चाह रहे हैं। लेकिन गांधी जी को पता नहीं क्या सूझा। रामगढ़ अधिवेशन हुआ था ना इससे पहले। रामगढ़ अधिवेशन के बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है, और उस अधिवेशन में पूछा जाता है क्या करना चाहिए। तो कहा जाता है कि किसी एक व्यक्ति ने जब गांधी के विरोध किया, गांधी ने उसे डांट के बिठा दिया, बैठ जाओ, तुम्हें नहीं पता। यहाँ पर उसमें उन लोगों का ये कहना था कि बाबू सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं तो सही बात कह रहे हैं, हमारे पास एक अवसर है ब्रिटिशर्स को भगाने का, या उनको सबक सिखाने का, या अपनी बात मानने का। तो गांधी जी ने 2 बातें की। क्या? लिंलितगो को एक लेटर लिखा, उसमें कहा क्या कि आप मुझे सिर्फ 2 चीजें बताइए, हम आपको युद्ध में सहयोग करने को तैयार हैं। क्या? युद्ध के दौरान भारत में कैसी गतिविधियां आप अपनाओगे और युद्ध के बाद कैसी गतिविधियां अपनाओगे, सिर्फ लिखित तौर पर। लिंलितगो ये भी बताने में सक्षम नहीं था कि हम पहले क्या करेंगे, लिंलितगो बताने में भी सक्षम नहीं था हम बात को क्या करेंगे। क्यों? अरे बताता तब जब उसके पास बेस होता, वो तो जबरदस्ती वाली बात कर रहा था। तो इस आधार पर ब्रिटिशर्स की इन कुनीतियों के कारण, या ब्रिटिशर्स की इन चाल के कारण खुद ही फंसा गए। और जब अगस्त प्रस्ताव हमने ठुकरा दिया, इवन दैट मुस्लिम लीग ने भी ठुकरा दिया, तो ब्रिटिशर्स ने नई चाल चलती। और वो चाल क्या थी कि अगर कोई भारत में मूवमेंट होता तो उसके लिए जिम्मेदार गांधी को बना दिया जाए। मैं आपको इसके बारे में पहले बता चुका हूं, लाहौर अधिवेशन के समय।
तो अगर यहाँ कोई मूवमेंट होता है तो उसका जिम्मेदार गांधी को बना दिया जाए। तो गांधी जी ने चाल चली, सोची समझी कि हमें इस समय ब्रिटेन का साथ देना चाहिए या हमें ब्रिटेन का विरोध करना चाहिए। बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, इंटरव्यू में आप क्रॉस क्वेश्चन गोल गोल घूमेगा। क्या गांधी जी को इस समय ब्रिटिशर्स का साथ देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? दूसरा, क्या विरोध करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? तो हमें चुनाव किस चीज का करना था? एक तरफ फासिस्ट लोग हैं, फांसीवादी लोग, और एक तरफ हैं साम्राज्यवादी लोग यानी रसिया वाले लोग। अब ध्यान रखिएगा, साम्राज्यवादी लोग वही तो लोग हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो फ्रांस है, जो ब्रिटेन है, ये वे देश हैं जो दूसरे देशों को उपनिवेश बनाते हैं, उनका शोषण करते हैं, नंबर 1। और दूसरा वे लोग हैं कौन? फासिस्ट लोग यानी हिटलर लोग। अगर इस समय हमने ब्रिटेन का सहयोग किया, भारत ने, क्योंकि संख्या सर्वाधिक हमारी थी, तो अगर हमने सहयोग किया ब्रिटिशर्स का, तो जो हिटलर का समूह है, सही समूह का, जापान, जर्मनी, ये लोग हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। और हम इस स्थिति में है नहीं, क्योंकि इनका तो कुछ नहीं जाएगा, ब्रिटेन वालों का, ये अपना सामान भरेंगे, भाग जाएंगे, मरेंगे इंडियंस। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर हम ब्रिटेन का सहयोग करते तो सही शब्दों में हिटलर का विरोध झेलते, समझ में ना? वो फासिस्टवादी लोग हैं, वे नहीं सुनते किसी की। अच्छा, यहाँ पर भारत में भी उनको मानने वाले बड़ी अम्मा थे, कौन? मार्क्सवादी, दक्षिण भारत में। जब वहां हिटलर का विरोध करने की बात आई तो यहाँ आंदोलन शुरू कर देते ये लोग, तो भारत में ही करामत जाती। तो गांधी को निर्णय करना था कि हम फांसीवादियों के साथ रहें या साम्राज्यवादियों के साथ। तो गांधी का कहना था कि इस समय हमें साम्राज्यवादियों के साथ रहना बेहतर है, क्योंकि फासिस्ट के अगेंस्ट जाना यानी फासिस्ट से जानकर मोहरा लेना यानी मोर्चा लेना। तो गांधी जी ने एक लंबी चाल सोची। हो सकता है कि आप इससे डिसएग्री करें, ये वास्तव में, अच्छा, हम अगर नवयुवक के रूप में इस बात को देखें तो कायदे से इस समय ब्रिटेन बहुत कमजोर स्थिति में, चारों ओर से मार खा रहा है। भारत में भी उसके पास सत्ता स्थापित करने का कुछ अच्छा बच्चा कुछ है नहीं। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में उसे लिख ही चुका है कि भारत में एक संविधान निर्माणी संस्था होगी जिसका निर्माण स्वयं भारतीय करेंगे। ये सारा कुछ है हमारे पास, तो क्यों नहीं हम एक बहुत बड़ा मूवमेंट करें, आंदोलन करें और इसी में ब्रिटिशर्स को मजबूर कर दें कि वो जल्दी जल्दी भारत छोड़कर चले जाए। तो गांधी के दिमाग में ये चीज बात कहां से आई कि हमें ब्रिटिशर्स का विरोध नहीं करना चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स का सहयोग करना चाहिए। और ना सहयोग करो तो कम से कम उनका विरोध ना करो। अब समझ रहे क्यों सहयोग करना चाहिए, क्यों विरोध करना चाहिए? अब तो बात समझ में आ गया ना। ये ब्रिटेन का सहयोग करते हो तो अप्रत्यक्ष रूप से आप हिटलर से लड़ाई मोल ले रहे हैं, तो सारी विश्व की शक्तियां आपके ऊपर कूद पड़ेंगे और आप गुलाम खुद ही हो, तो आप दूसरे की मदद कहां से कर पाओगे? अपनी मदद करना तो आप आते। तो गांधी जी ने यहाँ कहा कि हम एक बहुत बड़ा आंदोलन नहीं शुरू करेंगे, लेकिन हम लेनिथगो की बात भी नहीं मानेंगे। हम लेनिथगो तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं ना, क्या हमें स्पष्ट लिखित तौर पर दे दें कि जिस समय भारत में विश्व युद्ध चल रहा है, आप क्या कह रहे हो, जितने अगस्त प्रस्ताव में, अगस्त जो ऑफर है उसमें जितनी चीजें वो तब मिलेंगी जब विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। आज के समय से हम कहें कोरोना समाप्त के बाद आपको नौकरी मिलेगी, कब खत्म होगा कोरोना? कल, परसों, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 10 साल बाद? तो आप विरोध नहीं करोगे। तो ब्रिटेन लेनिथगो कह रहा था कि हम जब युद्ध समाप्त होगा तब आपको सब दे देंगे। हम कह रहे थे नहीं, एक एग्जैक्ट डेट बताओ कि युद्ध के दौरान आप क्या करोगे, युद्ध के बाद क्या करोगे, लिख के दे दो। नहीं माना तो गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, लेकिन शर्त रखी कि यह अहिंसक आंदोलन होगा। नंबर 1, हमें ब्रिटेन की विरोध करना है इसलिए कि उसने बिना पूछे भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? अगर ये चीज हिटलर को पता चलती कि भारत ने अपनी सेनाएं हमारी तरफ हम दी हैं ब्रिटेन को युद्ध करने के लिए, तो हम जानकर उसके विरोधी हो जाते ना। तो हमें पूरे विश्व का अपनी ओर एक आकर्षण करना था या ध्यान आकर्षित करना था कि हम लोगों को बता सके कि भैया हमने नहीं सेना भेजी, इन ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती सेना भेजी। इसलिए हमें अब भीड़ का आंदोलन नहीं, अकेले आंदोलन करना होगा। अब अकेले आंदोलन में आप क्या करेंगे? इसके लिए उन्होंने कुछ निश्चित शर्तें बनाई। उन्होंने अपने जो चरण थे या अपना जो आंदोलन था, व्यक्तिगत सत्याग्रह या व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन, उसको 2 चरणों में आता। क्या? पहला जो चरण चला वो 17 अक्टूबर 1940 से लेकर दिसंबर 1940, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने चला।
और दूसरा जो चरण था जनवरी 1941 से लेकर दिसंबर 1941, और जैसे दिसंबर 1941 पार होगा 1942 आ जाएगा, और 1942 में आएगा भारत छोड़ो आंदोलन, या करो या मरो। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। जब पहला फेज जो शुरू होता है तो उसमें निश्चित किया जाता है कि कुछ लोगों को सत्याग्रही के रूप में चुना जाए। अभी आपको यही पता नहीं होगा, आप बढ़िया पढ़े ना 10 रुपये वाली में, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही ये थे, तीसरे हुए थे, चौथे ये थे, पढ़े ना। ये सत्याग्रही था क्या? सत्याग्रह का सही अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह, यानी सत्य बात कहने से डरना नहीं है, चाहे जेल ही क्यों न चले जाए। ध्यान सुनिएगा। तो क्या कंडीशन बनाएगी? नंबर 1, सबसे पहले सत्याग्रहियों का चुनाव किया जाएगा, और जो सत्याग्रही चुना जाएगा उसे ब्रिटिश सरकार को लिखित तौर पे सूचना देनी होगी कि हम अमुक डेट को अमुक स्थान पर अमुक बात रखने जा रहे हैं। बात ही बता देना है कि हम सिर्फ वहां ये कहेंगे कि ब्रिटिशर्स ने हमसे बिना पूछे हमें सेकंड वार्ड में झोंक दिया, हमारा इनसे लेना देना कुछ नहीं, ताकि विश्व का संदेश आ जाए कि भारत शामिल नहीं है, ब्रिटेन ने जबरदस्ती ठोक दिया। ध्यान सुनिएगा। तो हर सत्याग्रही को ट्रेनिंग दी गई कि आप जाइए और आप अपनी बात जगह जगह पर रखिए। लेकिन गांधी जी केवल कंट्रोल बॉडी के सही सब CPU हैं, बाकी सब वर्किंग डिपार्टमेंट अलग है। आगे बात समझ। अब पहला सत्याग्रही चुना गया विनोबा भावे को। तो कहेंगे सर ऐसा कौन सा विनोबा भावे में ऐसी कौन सी बात थी कि उन्हें पहला सत्याग्रही चुना गया? तो समझ लीजिएगा, विनोबा भावे एक राष्ट्रीय शिक्षक के रूप में स्थित थे, लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। दूसरा, वे जन आंदोलन को बहुत आसानी से मोटिवेट कर लेते थे, तो उनके भाषणों में कहीं पर विरोध नहीं होता था। विरोध माने जनता को उकसाने वाली भाषा शैली का उपयोग नहीं करना था। हमें एक ऐसी भाषा शैली कि हम केवल विरोध जताएं, हम केवल ये जताएं कि हम तुम्हारी इस युद्ध में शामिल नहीं है, या इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस जो आप सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये केवल वर्ल्ड मीडिया को शो करना है, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि हमारे ऊपर ब्रिटेन जानकर गलती कर रहा है, हम उसमें हिस्सेदार नहीं। तो पहला व्यक्ति चुना गया विनोबा भावे, और विनोबा भावे पवनार नामक स्थान है महाराष्ट्र में, वहां से उनको सबसे पहले वो भाषण देने के लिए जाते हैं, और वहां पर वर्धा में ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। शर्त ये थी इसमें कि अगर किसी व्यक्ति को भाषण देने के बाद गिरफ्तार नहीं किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया गया तो जेल जाएंगे, राजनीतिक कैदी के रूप में छूट जाएंगे। लेकिन अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता तो जहां जहां से जो जीतता जाए, यानी अपना भाषण कहे, वो सीधा दिल्ली की ओर कूच करे, ताकि हम जाकर वहां अपनी बात रख सके। इसीलिए इसको कहा गया था दिल्ली चलो, या दिल्ली चलो का नारा यही पर दिया गया कि जो लोग सत्याग्रही हैं, वो व्यक्ति सत्याग्रही अगर वो अपनी बात पूरी रख लेते हैं या अपने भाषण पूरे कर लेते हैं, तो उसके बाद उन्हें सीधा दिल्ली की ओर कूच करना है, ताकि हम वहां पर अपनी जाकर बात रख सकें कि आपने गलत किया। तो इसीलिए इस आंदोलन का नाम दिल्ली आंदोलन भी कहा, या दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। सुनिएगा। दूसरे सत्याग्रही के रूप में कौन चुने जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू, जो इलाहाबाद में थे, और छिवकी नामक स्टेशन पर इनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। 2 सत्याग्रही हो गए, ये अपनी बात रखने जा रहे थे ना कानपुर में। अगले जो सत्याग्रही थे, यहाँ कंट्राडिक्शन है, पेपर में दोनों आ चुके हैं, आप दोनों यदि पटेल होंगे, सरदार पटेल, तो आप पटेल लगा दीजिएगा, और पटेल ना हो तो एक व्यक्ति थे ब्रह्मदत्त। तो किताबों में जो यूपीएससी में पूछा गया तो उसमें ब्रह्मदत्त सही माना गया, और पीसीएस में पूछा गया तो पटेल सही माना गया। ऑप्शन में पटेल होंगे तो ब्रह्मदत्त नहीं होंगे, ब्रह्मदत्त होंगे तो पटेल नहीं होंगे। तो तीसरा सत्याग्रही किसको चुना गया? ब्रह्मदत्त को चुना गया, या पटेल साहब को चुना गया। तो ये सत्याग्रही काम क्या करते थे मैं आप बता चुका हूँ। किसी पर्टिकुलर स्टेट में वहाँ के जोनल मजिस्ट्रेट को या मजिस्ट्रेट को पहले लिखित पत्र देते थे, अमुक डेट को अमुक समय में, और इस बारे में हम भाषण देंगे, और आप पहले से चाहो जो आपको करना हो कर लीजिएगा। यानी हम बता करेंगे, भीड़ को उकसाएंगे नहीं, लोगों को भड़काऊ भाषण नहीं देंगे, केवल हम ये विरोध दर्ज कराएंगे कि आपने हमारे भारत को बिना पूछे ऐसा क्यों किया। ये यूं कहें कि कांग्रेस ने आपने अनुमति क्यों ली? जब भारत के 11 राज्यों में से 8 राज्यों में कांग्रेस का शासन है, तो आपको कांग्रेस से बात पूछनी चाहिए थी ना। आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी स्थितियां संभाल ली कि कुछ है ही नहीं कांग्रेस। इस आधार पर विरोध करना था इस आंदोलन में। ध्यान रखिएगा, यह जन आंदोलन नहीं था। जन आंदोलन तब था जब हम पूरी जनता को साथ लेकर चलते। नमक आंदोलन याद करिए क्या था, जन आंदोलन नहीं था। इतनी बड़ी संख्या 78 चले थे और 8000 पहुंच गए थे, 10,000 फिर लाखों में संख्या हो गई। इसका मतलब वो था, और इस आंदोलन का जो उद्देश्य था, इस बात को सिद्ध करना कि दूसरे वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को शामिल किए जाने का हमें विरोध करना है, कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, जबरिया ब्रिटिश सरकार ने हमको ठोक दिया।
ध्यान सुनिएगा, हुआ क्या, व्यक्तिगत सत्याग्रही को क्या करना था, सरकार विरोधी या युद्ध विरोधी भाषण देने थे। स्थान और समय का पूर्व में ही बता दिया जाता था और इस आधार पर बहुत तेजी से भारत में सत्याग्रह प्रारंभ हुए। जहां जहां 8 सरकारें दी होंगी इस्तीफा, वो सब के सब सत्याग्रह का हिस्सा बन गए, लेकिन कोई विरोध नहीं कर रहा, कोई भाषण नहीं कर रहा, ऐसे जो भड़काऊ हो जाए, युद्ध हो जाए, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनने पा रही। इस चीज का गांधी जी ने बराबर ध्यान रखा था। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार ये घटना घटित होती। अब इस दौरान आपका सवाल होगा कि मुस्लिम लीग की स्टैंडिंग क्या थी। अगला सवाल 100% आपको जब व्यक्तिगत सत्याग्रह हर जगह तो आपको बताना है ना, तो सेकेंड वर्ल्ड वार की व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय मुस्लिम लीग की स्थिति क्या थी। देखिए, मुस्लिम लीग 1940 में, अभी 1940 की घटना है, 1940 में मुस्लिम लीग सिर्फ एक चीज पर अंगद का पांव जमा लेती है कि हमें केवल और केवल पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यह उनके लाहौर अधिवेशन में जो मुस्लिम लीग का हुआ था वहां प्रस्ताव पारित हुआ और उस प्रस्ताव को लिखने वाला कौन था, उसका नाम था सिकंदर हयात। क्या नाम था, सिकंदर हयात। और इसी सिकंदर हयात ने बटरिंग करने के लिए ब्रिटिशर्स की, या यूं कहें कि उनको पोटने के लिए कि हम तुम्हारे साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस बुरी है, ताकि हमारा अलग एक स्टेट बना दें, अलग देश बना दें। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिशर्स के पीठ में छुरा घोंप रही है। समझ गए क्या मतलब, ताकि हम चापलूसी सिद्ध कर सकें कि हम आपके साथ हैं, कांग्रेस आपका विरोध कर रही है। तो इस आधार पर ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था, हो सकता है कि वो छोटा मूवमेंट आपको लगे, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ा। क्या कि जहां लोग थोड़े धीरे धीरे अग्रेसिवपन से समाप्त हो गए थे, वहां लोगों को इतना अग्रेसिव बना गया कि अरे ब्रिटिश ने बिना पूछे ऐसे कर दिया। और हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य युद्ध लड़ने गया था, क्योंकि सैनिक तो सभी घरों से आते थे, खासकर अवध क्षेत्र तो इस समय एकदम पीक पे रहा होगा। तो यहाँ पर लोगों के अंदर एक आंतरिक गुस्सा, क्रोध आ गया, और यही क्रोध का उपयोग गांधी जी करो या मरो में यूज करेंगे। कहाँ 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 यस, जब हम लोग करो या मरो का जो बंबई से शुरू करेंगे, ग्वालियर टैंक मैदान से, तब पता चलेगा उसके बारे में गांधी जी की सोच क्या थी। तो इस प्रकार ये था व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं आता, लेकिन बहुत बढ़िया टॉपिक आपका आ सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि किन कारणों पर आपसे कोई पूछे क्या कारण था, तो कारण से पेट था कि ब्रिटिशर्स ने बिना पूछे हमें सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीय सेना को क्यों भेजा, ये कारण था व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने का। दूसरा, चरण कितने थे, 2 चरणों में, 17 अक्टूबर 1940 से लेकर 14 दिसंबर 1940 पहला चरण, दूसरा चरण जनवरी 1941 से 1 दिसंबर 1941, यानी कुल मिला के 2 चरणों में पूरा हुआ। कहेंगे सर ये 2 चरण बीच में कैसे, क्योंकि बीच में मुस्लिम लीग से हमें 36 के आंकड़े झेलना पड़ेगा। यही हम अगला जो होगा पाकिस्तान की मांग, अगला टॉपिक हमारा ये होगा कि पाकिस्तान बीच में आ गई थी, तो उसकी वजह से हमको सोचना पड़ा यार विड्रा कर लेते हैं हम आपस में। क्यों, जब भारत आज़ाद हुआ था तो गांधी जी ने कहा था हम जिस सपने के भारत की बात कर रहे थे वो तो मिला ही नहीं। हम आज़ाद हुए, हम स्वतंत्र हुए, ये ठीक है, लेकिन हम वो भारत नहीं प्राप्त कर सकते जिस भारत की हमने संकल्पना करी थी, यानी अखंड भारत चाहिए था। मुस्लिम लीग ने अपने स्वार्थों के कारण खंड खंड भारत कर दिया। तो गांधी जी अपने उद्देश्यों में सफल होते हैं, यह मानते हैं, लेकिन भारत अपने उद्देश्यों में असफल हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग स्वार्थ की राजनीति कर रही होती। इस आधार पर यह एक जन आंदोलन नहीं था, पेपर में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको कोट किया था। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, ये व्यक्तिगत आंदोलन था, जन आंदोलन का रूप ले ही नहीं पाया, लेकिन व्यक्तियों के अंदर भावनाएं जरूर जागृत कर पाया। दूसरा देखिएगा, इस बात को, इसका उद्देश्य क्या था, इस बात को सिद्ध करना कि दूसरे वर्ल्ड वार में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को शामिल किया जाना है, जिसका हमें विरोध करना है। दूसरा, इसमें कौन कौन सत्याग्रही चुना गया और सत्याग्रही का काम क्या था। ये सत्याग्रही जो चुना जाएगा वो सरकार विरोधी, युद्ध विरोधी भाषण देगा, लेकिन कहीं पर भी हिंसात्मक भाषण नहीं दिए जाएंगे, इसका ध्यान रखा जाएगा। साथ ही जहां कहीं भी आपको भाषण देना, जहां पर अपनी बात रखने जाना है, वहां पर पहले वहां की जोनल मजिस्ट्रेट को या मजिस्ट्रेट को सूचित कर देना है कि आपको जो कुछ करना कर लीजिएगा, सही करना, ठोक के कहते थे हम आ रहे हैं कहने, तुम्हें जो करना कर लेना। तो ये कहते थे सत्याग्रहियों का। और जो चुने गए सत्याग्रही थे, पहले थे 17 अक्टूबर 1940 को, ये पहला ही दिन है। देखिए इस दिन कौन चुना गया, इस समय विनोबा भावे चुने गए। इनके बारे में एक बार में सुने, विनोबा भावे भूदान आंदोलन से जुड़े एक व्यक्ति हैं। भूदान आंदोलन क्या है, भूदान आंदोलन भारत में जो जमींदारों के पास अथाह जमीन थी, रिक्वेस्ट करके लोगों को दान कराया था विनोबा भावे ने। आप 1 इंच नहीं दीजिएगा, हजारों करोड़ों बीघा इन्होंने
दिलाया था, इसलिए बहुत बहुत योग्य व्यक्ति थे। दूसरा जवाहरलाल नेहरू दूसरे हुए, जिन्हें छिड़की इलाहाबाद के पास गिरफ्तार कर लिया गया। ये दूसरे सत्याग्रही थे। तीसरे सत्याग्रही को लेकर डिबेट है कि वो ब्रह्मदत्त है या पटेल, तो आपको ध्यान रखिएगा, जो भी ऑप्शन में हो आपको उसको टिक कर लेना है। साथ ही हमने क्या देखा कि मुस्लिम लीग इस समय ऐसी स्थिति में थी कि वो कांग्रेस का विरोध कर रही थी, क्योंकि उसे अलग देश चाहिए था, और इस समय ब्रिटिशर्स का गुणगान कर रही थी। किताब में जो लिखा है मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध को अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह विचारधारा गांधी जी की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 में पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू, नोट कर लीजिएगा, से शुरू के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। 17 दिसंबर 1940 को यह सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। 5 जनवरी 1941 को जवाहरलाल नेहरू ने इसे पुनः प्रारंभ किया। ध्यान रखिएगा, पुनः गांधी जी ने नहीं प्रारंभ किया, पुनः नेहरू जी ने प्रारंभ किया। इस आंदोलन के दूसरे चरण में 20,000 से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। अब ये 20,000 सत्याग्रही वही होंगे जहां जहां पर कांग्रेस की सरकारें थीं। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता, क्योंकि हमने भी आपको बताया कि जो लोग भी अपना भाषण दें, अगर वो गिरफ्तार नहीं होते तो उनका मूवमेंट कहाँ के लिए होना चाहिए, दिल्ली के लिए होना चाहिए। इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के इस दावे को खोखला साबित करना था कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। ये था पूरी कहानी जो किताब से हमने कोड की थी, और ये था व्यक्तिगत सत्याग्रह या व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी से पहले आपको सत्याग्रही तो पता रहा होगा, लेकिन सत्याग्रही का मतलब क्या होता है आप समझ में होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है आप इसे तैयार कर लेंगे, नोट्स तैयार कर लेंगे, और बहुत अच्छा सा नोट्स तैयार कर लिए, आने वाली परीक्षाओं में आप इसका उपयोग कर सके, प्री मेंस इंटरव्यू कहीं पे भी। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल आज इतना ही। जय हिंद।